नमस्कार दोस्तों, द स्मार्ट एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं सतीश कुमार यादव। देखें, अपन लोग आरबीएससी बोर्ड यानी राजस्थान बोर्ड में जो कक्षा 10th में जो बुक चलती हैं, और उस बुक में भी कौन से बुक की बात कर रहा हूं मैं, सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में कल मैंने बताया था कि 4 बुकें चलती हैं। तो अपन लोग एक बुक चलती है राजनीतिक विज्ञान, और उसका जो प्रथम लेसन है उसका नाम है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, उस पाठ पे अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कल इसको मैंने थोड़ा पढ़ाया था, उससे आगे का आज डिस्कस करेंगे। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो देखें, मैंने बताया कल कि इस लेसन में 2 देश हैं, एक बेल्जियम है और एक श्रीलंका। बेल्जियम में भी डच और फ्रेंच बोलने वाले हैं, जबकि श्रीलंका में सिंगली व तमिल बोलने वालों की संख्या है। तो बेल्जियम ने तो एक समझदारी का खेल दिखा करके भाषा के आधार पर जो सरकार बनती है उसमें बराबरी का हिस्सा कर लेते हैं, जिसके कारण बेल्जियम में तो शांति बनी रहती है, जबकि श्रीलंका ऐसा नहीं करता। जबकि दोनों देश, बेल्जियम और श्रीलंका, दोनों के दोनों क्या हैं जी, लोकतांत्रिक देश हैं। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं होता, और वहां पर किसको प्राथमिकता दी जाती है, सिंगली को। यानी श्रीलंका 1948 में आजाद होता है, और 1956 में एक कानून बनता है जिसके तहत 3 कार्य किए जाते हैं। नंबर 1, सिंगली को राजभाषा घोषित किया गया। यानी सिंगली को क्या किया गया जी, राजभाषा घोषित किया गया। जबकि जो विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियां हैं उनमें किसको प्राथमिकता दी गई, उनमें सिंगलियों को प्राथमिकता दी गई। और कानून, संविधान में प्रावधान कर दिया गया कि बौद्ध धर्म को क्या दिया जाएगा जी, संरक्षण दिया जाएगा। बौद्ध धर्म, यानी श्रीलंका के जो सिंगली थे वो कौन से धर्म से संबंधित थे जी, बौद्ध धर्म में। तो देखें, अपना है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी। एक आप लोगों को मैं बता दूं, ये पहला लेसन है, थोड़ा तक बोर्ड पे दिख रहा नहीं है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो तो अपने को सुनाई दे रहा है। और कक्षा 10th में जो राजनीति विज्ञान की जो बुक है उसको आप देख लें तो उसमें आपको दिख जाएगा आराम से, और समझा मैं रहा हूं। और वैसे देखें भी नहीं तो वैसे मैं बोल रहा हूं, ये समझ में आ रहा होगा। तो देखें, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो देखो, इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। पहला का अर्थ किसके बारे में कह रहा है जी, बेल्जियम के बारे में कह रहा है। और बेल्जियम में जो डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं उनके बीच टकराव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि पहला सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। टकराव कम क्यों होता है, डच बोलने वालों की संख्या मेरे भाई कितनी है, 59%, जबकि फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, 40। लेकिन जो सरकार बनती है उसमें मंत्री, सरकार में जो भी बनाए जाते हैं मंत्री, वो डच के भी और फ्रेंच के भी दोनों समान रूप से होते हैं, बराबर संख्या होती है उनकी, इसलिए टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। यदि ये सामाजिक टकराव होता तो ये हिंसा का रूप ले सकता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। ठीक है, और ये काम किसने बढ़िया किया है जी, बेल्जियम ने बढ़िया किया है कि संख्या कम होने के बावजूद भी फ्रेंच वालों को, फ्रेंच भाषा बोलने वालों को सत्ता में बराबर के हिस्सा दी गई। जबकि जो इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स, उसमें उल्टा है मेरे भाई, 80% फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% डच। लेकिन यहां पर भी बराबरी का हिस्सा दिया गया, इसलिए सामाजिक टकराव को बेल्जियम ने रोका है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है। देखो, बहुसंख्यक कौन थे, डच थे। और बहुसंख्यक जिनकी संख्या ज्यादा हो, अल्पसंख्यक जिनकी संख्या क्या हो, कम हो, उनको यानी बहुसंख्यक की
बहुसंख्यकी समुदाय की इच्छा को बाकी सब पर थोपना उस समय, यानी जिस समय ये बन रहा था उस समय तो ठीक है, लेकिन भविष्य में ये क्या हो सकता है, खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इस बात को किसने ध्यान में रखा? बेल्जियम ने, और अपने सत्ता का बंटवारा ठीक ढंग से किया। ये देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी पैदा नहीं करता, यानी जिनकी संख्या ज्यादा है वो सिर्फ अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है उनके ऊपर ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों ने भी बर्बादी का कारण बन जाता है। यानी जिनकी संख्या ज्यादा है उनके लिए भी खतरनाक साबित होता है, अल्पसंख्यक के लिए खतरनाक नहीं होता, बल्कि खुद यानी बहुसंख्यक के लिए भी खतरनाक होता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, वह बात कहीं ज्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की क्या है? आत्मा है। यानी सत्ता में साझेदारी करना ही लोकतंत्र की क्या है? आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी डर से रहें। यानी भाई इसका मतलब ही क्या है कि उनके बीच जो सत्ता का बंटवारा इस तरह से किया जाए। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। वैध सरकार कौन सी होगी? वैध सरकार होती है चाहे जिनकी संख्या चाहे ज्यादा हो, चाहे संख्या क्या हो, कम हो, यानी चाहे बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, सभी की साझेदारी यानी सभी की हिस्सेदारी उस शासन व्यवस्था में होनी चाहिए। जब तो वो शासन व्यवस्था वैध सरकार होगी, और यदि एक समूह की तो सरकार में हिस्सेदारी है और एक समूह की सरकार में हिस्सेदारी नहीं है, तो वह शासन व्यवस्था सही नहीं हो सकती। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, यानी युक्तिपरक कौन सा होता है? जो समझदारी दिखाई जाती है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। तो इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। ये तो एक खलील की उलझन है। अब आता है जी अब आता है सत्ता की साझेदारी के रूप, यानी सत्ता की साझेदारी के रूप कौन से हैं? तो देखिएगा, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। यानी पहले से क्या चला आ रहा था कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह, अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना, उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग सब शासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूह उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। देखें, एक यदि अच्छा लोकतंत्र है तो समाज के सभी लोगों के विचारों को उसमें प्राथमिकता दी जाती है, और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। देखें, लोकतंत्र में सरकार जो भी जनता के लिए नीतियां बनाई जाती है उसमें सभी लोगों के विचारों को उसमें स्थान दिया जाता है, जिसमें ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार आया जाए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें। तो ये पूछा जाए कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के कितने रूप हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सत्ता की साझेदारी के इस बुक के अनुसार कितने रूप दिए गए हैं? 4। अब देखते हैं। नंबर 1, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बीच सत्ता का बंटवारा होता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं।
देखिए शासन यानी सरकार के कितने अंग होते हैं जी? 3 अंग होते हैं, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है जी? कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है साहब? लागू करती है। न्यायपालिका क्या करती है जी? उसकी एक्सप्लेन यानी व्याख्या करती है। और जो शासन के विभिन्न अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो सत्ता का बंटवारा होता है वो कौन सा वितरण कहलाता है? क्षैतिज वितरण। तो सीधा पेपर में 1 नंबर का यही पूछ सकता है कि सत्ता का क्षैतिज वितरण कौन सा है? तो सत्ता का क्षैतिज वितरण है शासन के विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका और सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा करना। अब देखो इससे हम सत्ता का, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, तीनों अपने अपने स्थान पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। जैसे ऐसे बंटवारे में सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको बताऊं, विधायिका है जी, विधायिका है और विधायिका में से क्या बनती है? कार्यपालिका। यानी विधायिका होती है, उसी में से क्या बनती है? कार्यपालिका। और ये कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है जी? राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। किसकी करता है? न्यायाधीशों की। न्यायाधीश किस में होते हैं जी? न्यायपालिका में। यानी विधायिका में से क्या बन रही है? कार्यपालिका। और कार्यपालिका किसकी नियुक्ति कर रही है? न्यायाधीशों की। और यानी कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? न्यायाधीशों की। इसलिए तीनों अंग एक दूसरे पर क्या रखते हैं? नियंत्रण रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। कोई सा भी अंग अपनी मनमानी नहीं कर सकता। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। हमने देखा कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। मैंने ये बताया काम कौन कर रही है? कार्यपालिका। लेकिन होती किसके अंतर्गत है? विधायिका के अंदर। क्यों? कार्यपालिका बनती किस में से है? कार्यपालिका होती कौन है? जो मंत्री होते हैं ना, वो ही कार्यपालिका होती है जी। जो मंत्री होते हैं वो ही क्या होती है? कार्यपालिका होती है। तो मंत्री किस में से बने जी? विधायिका में से। सभी पहले तो सांसद ही तो थे, और उन सांसदों में से किसी को क्या बना दिया? मंत्री बना दिया। मंत्री बना दिया, वो क्या बन गई? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका किसके अधीन रह करके कार्य कर रही है? विधायिका के अंतर्गत। तो ये अपने आप ही सत्ता का असीमित उपयोग नहीं करेगी। और न्यायपालिका तो किस में से? न्यायपालिका की नियुक्ति कौन कर रही है? कार्यपालिका। तो ये भी असीमित सत्ता का उपयोग नहीं कर सकती। इसलिए तीनों एक दूसरे पर क्या रखते हैं? नियंत्रण रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। न्यायपालिका का नियुक्ति कार्यपालिका करती है, अभी मैंने बताया, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। देखें न्यायपालिका कैसे कंट्रोल करती है इनको? कानून कौन बना रहा है? विधायिका। और उसको लागू कौन कर रहा है? कार्यपालिका। यदि न्यायपालिका को लगे कि इनके द्वारा बनाया गया कानून ठीक नहीं है, तो न्यायपालिका उसको क्या कर सकती है? निरस्त कर सकती है। तो यानी कोई सी भी संस्था तीनों में से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों असीमित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। तीनों एक दूसरे को नियंत्रण में रखते हैं। तो ये है सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्लियर? अगला कौन सा है जी? नंबर 2, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। अब देखें, एक सरकार होती है जी पूरे देश की सरकार साहब, पूरे देश के लिए सरकार, जिसको केंद्रीय सरकार कहते हैं। एक होती है राज्य सरकार, जो राज्यों में सरकार होती है। एक होती है स्थानीय सरकार, जैसे बेल्जियम में स्थानीय सरकार नाम नहीं है, बेल्जियम में इसको सामुदायिक सरकार कहते हैं। तो एक होती है पूरे देश की सरकार जिसे केंद्रीय सरकार, एक होती है राज्यों की सरकार, एक होती है स्थानीय सरकार। तो देखो इसमें यही कहा गया है। और ये सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण है जी। ये सत्ता का कौन सा वितरण है? ऊर्ध्वाधर वितरण है। तो देखो सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे।
पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ सरकार या केंद्र सरकार कहते हैं। अभी मैंने बता भी दिया आप लोगों को कि जो पूरे देश के लिए सरकार बनती है उसे कौन सी कहते हैं, संघ सरकार या केंद्रीय सरकार कहा जाता है। जैसे वर्तमान में अपने देश में मोदी सरकार है तो पूरे देश की सरकार हो गई जी। और एक राज्य सरकारें होते हैं, जैसे राजस्थान में वर्तमान में भजनलाल सरकार है, हरियाणा में नायब सैनी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, जैसे अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी की, उनकी सरकार है। तो सभी राज्यों में अलग अलग सरकारें होती हैं और गांव की सरकार तो होती है जी। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। सुनो, कई देशों में इनको प्रांत या क्षेत्रीय सरकार कहा जाता है, लेकिन अपने इंडिया में भारत के अंदर जो इनको कौन सी सरकार कहते हैं, राज्य सरकार, जो सभी राज्यों में अलग अलग होती है। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है, कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार नहीं है। देखो इंडिया में तो हैं, लेकिन कई देश ऐसे हैं जहां पर ये राज्य सरकारें होती नहीं हैं। लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। देखो संविधान में लिखा हुआ है जहां पर केंद्र सरकार भी होगी और राज्य सरकार भी होगी, तो संविधान में स्पष्ट लिखा है कि केंद्र सरकार का क्या कार्य होगा और राज्य सरकार का क्या कार्य होगा। देखो जैसे ये लिखा है, बेल्जियम में तो ये काम हुआ है पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका पंचायतें, मैंने बताया आपको कि देश को 3 सरकारें होती हैं, एक पूरे देश की सरकार, एक राज्यों की सरकार, एक ग्राम पंचायतों की सरकार। उच्च स्तर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। उच्च स्तर यानी पूरे देश की सरकार, निम्नतर जो उसके नीचे सरकार होती है। हम तो ये कितने हो गए, तो देखो 2, एक क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण में शासन के 3 विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और ऊर्ध्वाधर वितरण में पूरे देश की सरकार, केंद्रीय सरकार, एक राज्यों की सरकार और एक नगरीय यानी पंचायतों की सरकार। तीसरा कौन सा है जी, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह, मसलन भाषाई, धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। तो सुनो, सत्ता का तीसरा बंटवारा क्या कहता है कि विभिन्न सामाजिक समूह, मसलन भाषाई और धार्मिक समूह के बीच भी, भाषा जो भाषा बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, उनके बीच भी हो सकता है। जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायक और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। देखो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब तो ये कई संविधानों में लिख दिया गया है। चाहे कोई कितना ही गरीब है, कोई सामाजिक समूह कितना ही कमजोर हो, महिलाएं, पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, गरीब आदमियों को वोट डालने का अधिकार नहीं था साहब। लेकिन अब तो कई देशों में संविधानों में ये कर दिया गया है कि चाहे कोई कितना ही समुदाय कमजोर हो और चाहे महिलाएं, सभी को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाले ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूह को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है। यानी कानून में लिखा है कि भाई सभी समूह को बराबर हिस्सेदारी दी जाए ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगे। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। जैसे मैं बताऊं, भारत में जो पंचायत राज संस्थाएं हैं, भारत में पंचायत राज, वहां पर महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है मेरे भाई, 33%, यानी 1/3 आरक्षण है महिलाएं। यानी 100 सीटें हैं तो 33 महिलाओं को तो टिकट देनी पड़ेगी साहब। 33 महिलाएं तो पंचायतों में लड़ेंगी चुनाव और जीतेंगी। और यही व्यवस्था सरकार इंडिया में करने जा रही है। ये बिल भी आया लेकिन ये पास नहीं हो सका। यानी विधायिका और राज्यों की विधानसभा में, चाहे विधायिका कह दो या संसद कह दो, संसद और राज्यों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों की किया गया था, 33%। लेकिन ये बिल पास नहीं हो सका। यदि ये बिल पास हो जाता तो संसद और राज्यों की विधानसभाओं में भी जिस प्रकार पंचायत राज में कितने महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं, 33%, वो सीटें कहां पर होती, संसद और लोकसभा और विधानसभा में होती, जिससे महिलाएं यहां पर भी आगे आती। और जब महिलाएं इन पदों पे पहुंचती तो अपने स्तर की मांगों को उठाती।
और महिलाओं भी समाज में आगे बढ़ती। अब है नंबर 4, सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके। दबाव समूह क्या होते हैं जी? 2 चीजें होती है साहब, मैं बताऊं। एक होता है राजनीतिक दल, एक क्या होता है? राजनीतिक दल, और एक होता है जी दबाव समूह। दोनों अलग अलग हैं जी, सिर्फ अंतर थोड़ा सा है। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, राजनीतिक दल क्या लड़ते हैं? चुनाव लड़ते हैं और सरकार में आते हैं। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन बाहर से दबाव बनाए रखते हैं। तो देखो, दबाव समूह और आंदोलन शासन को प्रभावित और नियंत्रण करने के तरीके में लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ये विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। आपको मालूम है, जब चुनाव होता है तो सभी पार्टियां पूरा जोर शोर लगा देती हैं कि हमारी सरकार बने, हमारी सरकार बने, प्रतिस्पर्धा करती हैं आपस में। सब पार्टियों की आपसी प्रतिद्वंद इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। प्रतिद्वंदता का अर्थ क्या है? कि सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में न रहे कि बार बार वही व्यक्ति बने। इसलिए सभी पार्टियां जब चुनाव आते हैं, भारत एक लोकतंत्र देश है, यहाँ पर कितने साल में चुनाव होते हैं? 5 साल में, और पार्टियां अपना पूरा जोर लगाती हैं। एक बड़ी समावेशी पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि 2 या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, उद्योगपति, मजदूर जैसे कई संगठित ही समूह को भी सक्रिय देखते हैं। सभी लोग जब चुनाव होते हैं तो सभी लोग सक्रिय हो जाते हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे किसान हो, सभी सक्रिय हो जाते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। इकाई 3 में हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन की कार्य प्रणाली पर गौर करेंगे। तो जो अगला जो तीसरा लेसन आएगा उसमें देखेंगे। तो सत्ता के बंटवारे कुछ उदाहरण में ये सत्ता की 4 श्रेणियां आती हैं, ठीक है? तो इनको आप अपन लोग ध्यान रखेंगे। तो आज अपना ये कक्षा 10th का सामाजिक विज्ञान का पहला लेसन था, जिसका नाम था सत्ता की साझेदारी। और सत्ता की साझेदारी के जो अभी मैंने पढ़ा उसमें सत्ता की साझेदारी के रूप पढ़े थे। और सत्ता की साझेदारी के कितने रूप हैं? 4 हैं। एक तो क्षैतिज वितरण, एक ऊर्ध्वाधर वितरण, एक विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता का बंटवारा, एक दबाव समूह, राजनीतिक दल, इसके बारे में। तो इस प्रकार ये सत्ता के कितने रूप हैं? 4 हैं। देखिए, थोड़ा सा आपको दिखने में समस्या है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो अगली बार हम कोशिश करेंगे कि इसको सही तक प्रिंट करें, क्योंकि बोर्ड भी क्या है, सफ़ेद है, इसलिए दिखने में समस्या है। लेकिन चलो, दिखने में तो समस्या है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो तो स्पष्ट दिख रहा है। और यदि देखना चाहते हैं तो अपने पास SS की बुक है ही, तो उस लेसन को खोल लें और वही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। एक वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करें। धन्यवाद।